हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। कल हमने कैलकोलिथिक एज के बारे में बात किया था और आज हम नेक्स्ट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं कि सभ्यता होती क्या है। तो जो सभ्यता है इसका संबंध न है वो हमारी बाहरी जीवन के ढंग से होता है कि हम कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, हमारी बोलचाल क्या है, ये सब सभ्यता को दिखाता है। सभ्यता में मनुष्य का जो राजनीतिक, प्रशासनिक, प्रौद्योगिकी, दृश्य कला, आर्थिक, इन रूपों का प्रदर्शन होता है और इन सब से हमारा जो जीवन होता है वो सुखमय होता है। जैसे कि आज ट्रेन का आविष्कार, हवाई जहाज, अच्छे कपड़े जो हम पहन रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, ये सब हमारी सभ्यता की पहचान है। और इन सब की जितनी ही ज़्यादा अधिकता होगी हमारे देश में, हमारा देश उतना ही सभ्य माना जाएगा। और जो संस्कृति होती है वो आंतरिक गुण होता है। जैसे कि खाना जो हम खा रहे हैं वो तो सभ्यता में आया, लेकिन हम खाना को कैसे पका के खा रहे हैं, जो मकान है उसको हम किस तरीके से बनाए हैं, ये संस्कृति को शो करता है। तो हम आगे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता देखते हैं कि उसमें कौन कौन से गुण थे और इसकी खोज वगैरह कब हुई थी। पहले तो हम इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। जो लूसेंट है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानता है, और जबकि जो हमारा एनसीईआरटी है उसमें 2600 से 1900 ईसा पूर्व दिया है। तो हमें एनसीईआरटी को मानना है, ऑथेंटिक बुक को मानना है। और सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका जो नामकरण हुआ वो कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। तो इस सभ्यता की जो सबसे पहले स्थल की खोज हुई थी उसका नाम हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता की संज्ञा दे दी गई। दूसरा इसका नाम पड़ता है सिंधु घाटी की सभ्यता। वो इसलिए पड़ा क्योंकि जो इस सभ्यता का विस्तार था वो सिंधु नदी के किनारे था। मतलब कि जो भी स्थल मिले हैं वो मैक्सिमम सिंधु जो नदी है उसके किनारे हैं, यानी सिंधु घाटी में बसे हैं, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा, उस समय सरस्वती नदी भी बहती थी जो आज विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी लोग का मान्यता है कि जो सरस्वती नदी है वो प्रयागराज में अंदर ही अंदर बहती हुई, मतलब अंदर अंदर बहती है और त्रिवेणी बनाती है। त्रिवेणी जो कहलाई हैं कि सरस्वती और यमुना और गंगा नदी तीनों एक जगह मिल रही हैं, उस संगम को त्रिवेणी कहा गया है। तो लेकिन आज ये पूरी तरह से विलुप्त हो गई है। तो ये सरस्वती नदी भी उस टाइम बहती थी, तो इसीलिए इसके भी किनारे जो स्थल बसे थे, तो उस सबको देखते हुए सिंधु और सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति की उपमा दी जाती है, क्योंकि ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें पहली बार सुनियोजित और विकसित शहरों के उदय का ये प्रमाण देती है ये सभ्यता। मतलब कि पहली बार एक प्लान्ड वे में और एक डेवलप अर्बन सभ्यता थी यहाँ पे। फिर है कि जो सैंधव सभ्यता है इसको हम देखते हैं कि किस युग की है। ये कांस्य युगीन सभ्यता है, मतलब कि इस युग में ब्रॉन्ज यूज होते थे। ब्रॉन्ज जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये एक मिश्रण होता है तांबा और टिन का। लेकिन क्या था कि उस टाइम जो टिन थी इसकी जो उपलब्धता थी वो बहुत ही कम थी, तो लोग कांस्य का प्रयोग तो किए उस टाइम, लेकिन ज़्यादा नहीं करते थे। वो अभी भी पत्थर और कॉपर का यूज़ ज़्यादा कर रहे थे। इस सभ्यता के लिखित एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
लेकिन जो इनका जो लिखित में जो भी मिला है, उसकी जो लिपि है ना वो चित्रात्मक है, यानी कि चित्र के फॉर्म में इन लोगों ने अपना जो भी कुछ लिखा है वो चित्र के फॉर्म में है, जो अभी भी पढ़ा नहीं गया है, उसको समझा नहीं जा सका है कि उन लोगों ने क्या सोच के क्या चीज़ वो लिखी है। तो सिर्फ एकमात्र स्रोत बचता है पुरातात्विक, यानी कि जो भी चीज़ें हैं जो खोदी गई हैं, खोदने के बाद जो कुछ सामान मिला है, उससे हम पता करते हैं कि इस सभ्यता में क्या-क्या था, कैसा था। इस कारण इसको जानने का एकमात्र स्रोत जो है वो सिर्फ पुरातात्विक सामग्री ही है। यह जो सभ्यता है, ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के अंतर्गत शामिल है। हमने प्रोटो हिस्टोरिकल की जो विशेषता थी वो हमने स्टोन एज की जो पहली वीडियो है उसमें हमने बात की थी कि इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता ये थी कि लिपि और पुरातात्विक दोनों ही मिलते हैं इसमें, लेकिन जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, ये विशेषता थी उसकी। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल है। इस सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, मतलब कि जो स्थल का जो विस्तार है ना, मतलब जो भी स्थल प्राप्त हुए हैं इस सभ्यता के, अगर उन सबको हम पॉइंट वाइज मिलाएं ना सारे को, तो वो एक त्रिभुजा आकार का मतलब आकार जैसा वो शेप लेता है, तो इसलिए इसको ट्रायंगुलर माना गया है इस सभ्यता का आकार। अब हम देखते हैं पहले कि इस सभ्यता का जो विस्तार है वो पूर्वी में लास्ट वाला जो इसका स्थल है वो कौन सा है, एकदम जो ईस्टर्न मोस्ट पे कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट पे कौन सा है, ये चारों दिशाओं का हम देख लेते हैं। तो जो एकदम वो है पूर्वी स्थल है वो है आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है और ये यूपी का पेपर है। तो इसका याद रखिएगा कि इसका उत्खनन करता है, यानी कि इसको उत्खनन कौन करवाया था, यज्ञदत्त शर्मा थे। ये पीजीटी के किसी पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है। दूसरा देखते हैं कि एकदम जो साउथ में जो कौन सा स्थल है, तो वो है दैमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे है महाराष्ट्र में। फिर है एकदम जो पश्चिमी जो स्थल है वो कौन सा है, ये है सोतका गेंडोर, बलूचिस्तान में है। दाश्क या दसमक नदी बोलते हैं इसको, इस नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर है मांडा, ये एकदम नॉर्थ में बैठा हुआ स्थल है जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। तो यहाँ तक इसका विस्तार था। अब हम आगे देखते हैं जो प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के। स्थल तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन प्रमुख कौन कौन सी हैं उसको हम देखेंगे। पहला है हड़प्पा। ये जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान की पंजाब प्रांत में है प्रेजेंट टाइम में, और ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। और सर्वप्रथम इसको जो उत्खनन करवाया था वो करवाया था दयाराम साहनी ने, और 1921 ईस्वी में करवाया। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये उत्खनन हुआ था और ये सिंधु सभ्यता का सबसे पहला ज्ञात स्थल है। मतलब कि इस सभ्यता में जो सबसे पहले खोजा गया था, सबसे पहले जो स्थल मिला था वो हड़प्पा ही था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। संपूर्ण जो नगर है वो 2 टीलों में विभाजित था, या कहें तो 2 हिस्सों में, एक पूर्वी टीला, दूसरा पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला था वो नगर टीला था और जो पश्चिमी टीला था ये दुर्ग टीला था। और ये जो दुर्ग टीले होते थे ये किलेबंदी होती थी इनकी, यानी कि चारों तरफ मजबूत दीवारें बनी होती थी। और
कौन कौन से अनाज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो देखते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, मटर, तिल, ये सारी चीज़ें ये लोग उगाते रहे होंगे, तो इसके साक्ष्य मिले हैं। और जो सबसे पहला हम देखें इन लोगों ने कौन सी फसल उगाई थी, तो वो था कपास, यानी कि कॉटन। तांबे की बनी एक इक्का गाड़ी भी प्राप्त होती है। 16 ताम्र भट्टियाँ, तांबे की ताबीज और तांबे की मानव आकृति प्राप्त होती है। तो यहाँ मैक्सिमम चीज़ें जो मिलेंगी वो तांबे की बनी हुई होंगी, क्योंकि तांबा का सर्वप्रथम प्रयोग इसी सभ्यता के लोगों ने किया था। यहाँ एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 की उपमा दी गई है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। R37 क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि यहाँ से 37 डेड बॉडीज़ का मतलब समाधान मिला था, मतलब कि कब्रिस्तान मिले थे, तो इसीलिए इसका नाम R37 रखा गया। और जो डेड बॉडी को मतलब कहें कि किस डायरेक्शन में रखा गया था, तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था। एक मुद्रा मिली है जिस पर सिर के बल एक खड़ी नग्न नारी का चित्र अंकित है और जिसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, जिसे उर्वरता देवी की संज्ञा दी गई है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, ये सारा स्टेटमेंट वाइज लिख के पूछ सकता है कि किस देवी की मतलब यार इसमें दर्शाया गया है, तो उर्वरता आप याद रखेंगे। सर्वाधिक जो अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं, पहले तो हम देखते हैं अभिलेख क्या होता है। तो ये एक कह सकते हैं ऑफिशियल कोई लिखित दस्तावेज या ऐतिहासिक कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट होता है जो किसी पत्थर पे या किसी धातु पे या कोई भी अन्य एक सतह पे उसको उकेरा जाता है, यानी कि उसको किसी चीज़ से खोद के पीट के उसको मतलब उस पर अक्षरों को बनाया जाता है, तो उसी को अभिलेख कहते हैं। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो मोहरें मिली हैं जिसमें मतलब कुछ ना कुछ लिखा गया है, तो वो हड़प्पा से मिली है। जबकि ये पूछे कि सबसे ज़्यादा संख्या में, यानी कि चाहे उस पर लिखा गया हो या ना लिखा गया हो, ये सबसे ज़्यादा जो मोहरें मिली हैं वो कहाँ से मिली हैं, तो वो मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुई हैं। शंख का बना बैल प्राप्त हुआ है, यानी कि शंख ये एक जो समुद्री जीव होता है, मलस्क जिसको बोलते हैं। गाँव में आपने सुना होगा, जो यूपी के होंगे, मतलब मुझे दूसरी जगह का तो नहीं पता, लेकिन हाँ यूपी में इसे डोका बोलते हैं, मतलब कि लोकल लैंग्वेज है। तो इस यही जीव समुद्र में बहुत मतलब बड़े बड़े पाए जाते हैं, जिसको मलस्क बोलते हैं। ये अपनी बॉडी की सुरक्षा के लिए अपने ऊपर कैल्शियम की एक परत दर परत चढ़ाते जाता है और उसको एक मतलब सर्कुलर वे में बनाता है, जैसे शंख होता है। फिर या तो ये मर जाता है या फिर शंख को लेने के लिए इसको मार दिया जाता है। तो इसी का मतलब है कि जीव का ही सेल होता है, ऊपर का बाहरी पार्ट होता है। तो उसी शंख से एक बना हुआ बैल प्राप्त हुआ है। फिर है बर्तन पर मछुआरे का चित्र अंकित है, जो कि इस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ये मेन चीज़ें थी जो यहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। फिर देखते हैं मोहनजोदड़ो स्थल से क्या क्या मिला है। तो पहले तो हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है, इसका ये कि मतलब सिंधी भाषा है, क्योंकि ये जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो इसके जो शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदड़ो का, वो है मुर्दों का टीला, मतलब कि इसलिए इसका नाम रखा गया होगा। यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा डेड बॉडी मिली होंगी उसके नाम पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुर्दों का टीला ही यहाँ इसको बोलते हैं, वहाँ अदर चीज़ भी मिली है। तो उसको हम देखते हैं क्या क्या मिला है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, जिसे इंग्लिश में इंदस नदी भी कहते हैं, तो ये इंदस नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसको जिसने खोजा था, ढूंढा था, वो है राखल दास बनर्जी। 1922 ईस्वी में इस स्थल को ढूंढा गया था और इसको भी जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में ढूंढा गया।
मतलब जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखालदास बनर्जी ने ढूंढा था। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा और नियोजित एवं प्रसिद्ध, नियोजित यानी कि प्लान्ड वे में, और सबसे ज़्यादा जो फेमस रहा था उस टाइम जो नगर, वो मोहनजोदड़ो ही था। यह भी 2 भागों में विभाजित था, नगर टीला और दुर्ग टीला। वैसे देखें तो इस सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं वो सभी 2 भागों में ही विभाजित थे। एक अपवाद है जो 3 भागों में था, वो था धौलावीरा। अभी आगे उसे हम देखेंगे। आगे देखते हैं यहाँ क्या क्या मिला है। एक मिला है बृहद स्नानागार, जिसे हम ग्रेट बाथ बोलते हैं। ये यहाँ का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिल्डिंग है या स्मारक कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मतलब बाथ क्या था, ग्रेट बाथ था, मतलब कि उसमें सार्वजनिक तौर पे कोई फंक्शन वगैरह होते रहे होंगे। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर से सीढ़ियाँ हैं, तो ये डायरेक्शन याद रखेंगे आप। यहाँ पे एक ग्रैंडरी है यानी कि अन्नागार, जहाँ पे अन्न जब ज़्यादा हो जाता है, सरप्लस में जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसको भंडारण के लिए जो एक हम बनाते हैं अलग से जगह, तो उसे हम अन्नागार बोलते हैं। तो ये भी यहाँ मिला है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, तो इसे भी याद रखेंगे। प्रत्येक मकान में कुएं और ढकी नालियाँ थी, मतलब कि आप इसे जब अच्छे से एकदम पढ़ेंगे ना डीप में हड़प्पा सभ्यता को, तो अभी तक ऐसा शहर कहीं नहीं मिलेगा। अभी तक हम लोग भी उतने सभ्य नहीं हो पाए हैं। हम तो खैर अब असभ्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं, सभ्य तो है ही नहीं। सबसे ज़्यादा अभी तक सभ्य वाला जो मतलब सभ्यता रही है वो हड़प्पा सभ्यता ही रही है। 2 चांदी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य जो है यहीं से प्राप्त होते हैं। अभी तक हमने देखा कि पाषाण युग वगैरह जो भी पढ़े, कहीं भी चांदी का जिक्र नहीं हुआ, यानी कि जो चांदी का जिक्र हुआ है हड़प्पा सभ्यता में, यानी जो सबसे पुरानी जो साक्ष्य मिलते हैं चांदी के, वो हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं। एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति, जिसे हम ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल बोलते हैं, इसकी मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है और एक पुजारी की मूर्ति मिली है। 2 बाघों से युद्ध करते हुए एक अंकित चित्र मिला है। एक श्रृंगी बैल की आकृति युक्त मोहरें हैं। सूती वस्त्र के प्रयोग के भी प्रमाण मिले हैं। हम आगे देखेंगे। जो नेक्स्ट साइट है वो है चन्हूदड़ो। ये भी पाकिस्तान में सिंधु नदी के ही तट पर स्थित है। इसको जिसने ढूंढा था वो थे एनजी मजूमदार। सबका तो खोजकर्ता नहीं पूछता है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग से आप जो प्रमुख स्थल हैं जैसे मोहनजोदड़ो हुआ, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, इन 3 का याद रखिएगा। ये मोस्टली इन तीनों का ना ज़्यादा खोजकर्ता पूछता ही है। और फिर यूपी में अगर कोई है तो उसका याद रखिएगा, उस स्थल का, क्योंकि यूपी का ये पेपर है तो ये लोग ज़्यादा फोकस यूपी से रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा करेंगे। आगे देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है उसके जो तीनों चरण हैं, यानी कि जो प्राग हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, इन तीनों के ही साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ से झूकर झांगर संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। संस्कृति जो होती है ना वो हमारे आंतरिक गुण होते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया मकान है यहाँ पे, वो हमारी सभ्यता है, लेकिन मकान किस तरीके से बना है वो हमारी संस्कृति को शो करता है। तो ये जो झूकर झांगर संस्कृति के भी साक्ष्य मिलते हैं, ये क्या है, ये उत्तर हड़प्पा की संस्कृति थी। झूकर का जो विकास हुआ था पहले हुआ था और झांगर का बाद में हुआ था। चन्हूदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि जो दुर्ग टीला होता था उसमें किलेबंदी होती थी, चारों तरफ प्राचीर दीवार बनी होती थी, लेकिन एक चन्हूदड़ो एक इसका अपवाद है। ये भी 2 हिस्सों में बटा था, लेकिन इसके जो दुर्ग टीले थे उसकी किलेबंदी नहीं हुई थी। जो चन्हूदड़ो था ये पूरी तरह से
शिल्प उत्पादन में संलग्न था। यानी कि यहाँ पे मनके वगैरह बनते थे और मिट्टी के मृद भांड वगैरह जो थे, बर्तन वगैरह, ये सब यहाँ पे मतलब ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती थी। बात करेंगे अब कालीबंगा की। जो कालीबंगा है ये हमारे भारत में है। राजस्थान में घग्गर जो नदी है उसके तट पर स्थित है। पहले यहाँ प्राचीन नदी सरस्वती बहती थी, अब घग्गर नदी है। इसके खोजकर्ता A.N. घोष हैं। कालीबंगा जो है इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। पहले ये सब क्वेश्चन बनते थे कि इन शब्द का मतलब क्या है। अभी तो रिसेंट में देखें तो कुछ सालों से ऐसे क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ठीक है, कोई भी आयोग कभी भी किसी भी टाइम का क्वेश्चन उठा लेता है। तो पहले, बहुत पहले की भी जो क्वेश्चन बने हैं आज से 10 साल 15 साल पहले, तो उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। और यहाँ से भी 2 टीले प्राप्त होते हैं, यानी कि ये भी जो था साइट थी, ये भी 2 भागों में बटी हुई थी। तो इसको याद करने की इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सभ्यता के सारे ही स्थल 2 भागों में बटे हुए थे, एक ऊंचा एक नीचे, ऐसे ऊंचे नीचे टीले बने हुए थे। बस एक धौलावीरा याद रखेंगे, वो 3 भागों में था। एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। लकड़ी की बनी नाली का एकमात्र साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। हर जगह, हर स्तर पे जो पक्की ईंटें हैं उससे नाली बनी हुई है, लेकिन यहाँ लकड़ी की बनी नाली मिली है। यहाँ से 7 हवन कुंड और वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से अंत्येष्टि संस्कार की जो तीनों विधियाँ हैं उसके साक्ष्य मिले हैं। ये 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं ये हम आगे देखेंगे कौन कौन सी हैं। जैसे आंशिक होती है, पूर्णतः होती है, और तो इसको हम आगे चल के देखते हैं क्या क्या है, जब हम इस सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखें तो भूकंप के प्राचीनतम जो प्रमाण है इसी स्थल से प्राप्त हुए हैं। ऊँट की हड्डियों का अवशेष प्राप्त हुआ है। एक बालक का कपाल खंड, यानी कि जो उसका स्कल है, यानी जो खोपड़ी है, वो मिला है, जिसमें 6 छेद हैं। यानी कि हो सकता है उस बच्चे का ऑपरेशन वगैरह हुआ हो। तो यानी कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा का भी प्रमाण मिला है कि उस टाइम शल्य चिकित्सा भी थी, उनको इस बार के बारे में ज्ञान था। कांसे से निर्मित एक दर्पण के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि एक मिरर मिली है जो ब्रॉन्ज की बनी है। फर्शों के निर्माण में अलंकृत ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, यानी उन ईंटों को सजाया गया है। पैर से चालित चक्की के साक्ष्य मिले हैं, मतलब पैर से चलने वाली चक्की। यहाँ से 2 मृग पट्टिका के साक्ष्य, जिस पर सिंह युक्त देवता का चित्र अंकित है। मृग पट्टिका क्या होता है देखें तो मृग मतलब हिरन, यानी कि हिरन के आकार का एक ये प्राचीन खगोलीय या एक ज्योमेट्रिकल हम मापिक यंत्र इसको कह सकते हैं, जिससे मतलब जो नक्षत्र विज्ञान में ये लोग, हो सकता है कि तारे जो भी ग्रह थे उनकी स्थिति का पता लगाते रहे होंगे, उसका ज्ञान रहा होगा। फिर बात करेंगे लोथल। ये गुजरात में भोगवा एवं साबरमती की जो नदी है उसके संगम पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का समुद्री व्यापार का एक ये प्रमुख केंद्र था। ये लाइन आप याद रखेंगे। लोथल का अर्थ होता है मुर्दों का नगर, यानी कि एक मोहनजोदड़ो था, वहाँ भी बहुत ज़्यादा डेड बॉडी मिली थी। फिर यहाँ भी सावधान बहुत ज़्यादा मिले थे, इसलिए इनको मुर्दों का नगर या टीला भी कहते हैं। इस सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है, और विश्व का प्राचीनतम ज्ञात डॉकयार्ड है। यानी कि अभी तक जो भी डॉकयार्ड मिले हैं उन सब में सबसे प्राचीनतम जो है ये लोथल ही है। डॉकयार्ड का मतलब होता है कि ये पक्की ईंटों का बना था, और यहाँ पे जहाज़ों को ठहरने, कोई जहाज़ ख़राब हो गई है तो उसकी मरम्मत करने के लिए, माल लादने उतारने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। तो इस नगर को, ये मतलब इस स्थल को पत्तन नगर के रूप में भी ये प्रसिद्ध था। यहाँ से अनाज पीसने की चक्की भी मिलती है।
और इस स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक समूह, यानी कि पूरा एक 12 बाथरूम कह सकते हैं, उसका पूरा एक सेट मिला है। निकास नालियों के साथ साथ हाथी दांत से निर्मित पटरी के साक्ष्य मिले हैं। 2 मुँहे राक्षस के अंकन वाली फारसी मुद्रा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और यहाँ से 3 युग्म सावधान मिलते हैं, यानी कि एक ही गड्ढा होगा, उस गड्ढे में 3 डेड बॉडी को दफनाया गया है। धौला वीरा, धौला का मतलब होता है सफ़ेद और वीरा मतलब कुआं, यानी कि इसका अर्थ हुआ सफ़ेद कुआं। इसका सफ़ेद कुआं क्यों कहा गया होगा कि ये गुजरात के कच्छ ज़िला में स्थित है और हमें पता है कि कच्छ ज़िला में हमें नमक प्राप्त होता है, वहाँ से नमक होता है सफ़ेद, और वहाँ से जो रेत भी जो है उससे वो भी सफ़ेद है, यानी कि जिसकी वजह से वो पूरा, और फिर पानी भी वहाँ पे ज़्यादा है तो पानी भी दूर से सफ़ेद दिखता है। तो इन सब को देखते हुए इसको सफ़ेद कुआं नाम दिया गया है। इसका जो उत्खनन करता है RS विस्ट है। ये क्वेश्चन बना हुआ था किसी एग्जाम का, इसलिए मैंने इसका उत्खनन करता लिखा है इसमें, इसे आप एक बार देख लेंगे। तो अब देखिए, अभी तक सभी नगर हम पढ़ रहे थे 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन ये इकलौता ऐसा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है। एक दुर्ग में, एक मध्यम नगर और एक निचला भाग में। यहाँ से श्वेत पाषाण से निर्मित, यानी कि सफ़ेद पत्थर से बना हुआ पाषाण स्तंभों के अवशेषी दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और ये जो है श्वेत पाषाण, ये एक शैलकृत स्थापत्य की प्राचीनतम का प्रमाण है। हड़प्पा सभ्यता की जो पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला के प्रमाण प्राप्त होते हैं। पर्यवेक्षणशाला क्या होती है ये हम देख लेते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन रूम होता है जहाँ पर जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं, ये लोग बैठ के टेलीस्कोप के द्वारा और जो अदर उपकरण होते होंगे उसके द्वारा बारीकी से जो अंतरिक्ष है, ग्रह हैं, तारे या गैलेक्सीज हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो उस टाइम सोचिए लोग कितने ज़्यादा विकसित रहे होंगे कि उस टाइम भी इन लोग यहाँ से मतलब खगोलीय पर्यवेक्षणशाला यानी ऑब्जर्वेटरी के प्रमाण प्राप्त हैं। लंबे तालाब का एक साक्ष्य मिला है जो कि यह उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। यानी कि जो ये तालाब है यहाँ पे मतलब ये लोग पानी का भंडारण करते थे बाद में यूज करने के लिए। तो यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का भी मिला हुआ है, मतलब वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है कौन, धौलावीरा स्थल। राखी गढ़ी है, इसको बस ये याद रखेंगे ये किस मतलब स्टेट में है, हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे। और भारत में ये सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है। तो भारत के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसको याद रखेंगे कि भारत में पाया गया सबसे जो बड़ा स्थल है हड़प्पा का वो कौन सा है, राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। भगवानपुरा ये भी हरियाणा में है और यहाँ से कांच की चूड़ियाँ और ऋग्वैदिक काल की चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि ऑकरी ग्रे वेयर मिले हैं यहाँ से। पहले रेड और ब्लैक में होते थे, पाषाण युग में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ से ऋग्वैदिक में यूज होता था ना काली चित्रित धूसर मृदभांड, तो ये प्राप्त हुए हैं भगवानपुरा से। बनावली यह भी हरियाणा में स्थित है और मिट्टी का बना यहाँ से हल मिला हुआ है। तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं और कुछ पॉइंट्स बच गए हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, फ्रूटफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।